हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अभी एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो कि होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल की अर्थात यूपी स्पेशल। ठीक, जहां पर हम पीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम्स में आए हुए उत्तर प्रदेश विशेष के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक, कैसे डिस्कस करेंगे? पेपर वाइज, मतलब एक पेपर उठाएंगे, उसमें जितने भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन है, कहीं 20 क्वेश्चन है, उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे और ऐसे ही करते करते हम सभी पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक, और मैं ये बताना चाह रहा था कि यूपी स्पेशल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, क्योंकि इससे हर एक पेपर में 10 क्वेश्चन या तो 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। पीएस सीपीएस के लिए 10 क्वेश्चन आए हैं, आरओ आरओ में तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो अब आप इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इस नए सेक्शन की पहली क्लास को। और जैसा आप देख रहे होंगे जो वॉलपेपर लगा हुआ है, ये यूपी के कल्चर को बताने के लिए है कि जैसे ये ताजमहल है, ठीक है, ये बड़ा इमाम बाड़ा है, ये बनारस के घाट है, ठीक है, तो ये कुछ इलाहाबाद के मंदिर हैं, उनके भी सीन्स हैं। तो ये जो वॉलपेपर है मैंने लगाया है, ये यूपी के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, काफी मल्टी डाइवर्स कल्चर है हमारे यूपी का। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कब होता है? व्हेन इज उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड? 20 जनवरी को, 9 नवंबर को, 1 नवंबर को या 24 जनवरी को? तो उत्तर प्रदेश जो दिवस होता है उसका आयोजन होता है 24 जनवरी को। देखिए मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे वॉलपेपर। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक, असल में क्या हुआ था, अब यहाँ पे पूरी कहानी आप समझिए कि शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत अवध और आगरा। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का नाम था, यहाँ आगरा है ये। ठीक है, कब तक था? 1902 से नाम ये था। कब तक? 1937 तक। और 1937 में इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत। ठीक, थोड़ा सा पेन ज्यादा मोटी है, अब इसको पतली कर लेते हैं, संयुक्त प्रांत। ठीक, बाद में 1937 से इसका नाम रहा 24 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत। ठीक, और इस दिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के रख दिया गया उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। तो इसीलिए 24 जनवरी 1950 को चूंकि इसका नामकरण हुआ था उत्तर प्रदेश, इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिन दिवस का आयोजन किया जाता है कब? 24 जनवरी को। बाकी ये जो मैंने आपको डाटा बताया है कि इसका शुरुआत में नाम था संयुक्त प्रांत अवध और आगरा, ठीक, फिर संयुक्त प्रांत और फिर बाद में यूपी। ये आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें काफी हेल्पफुल होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जितने भी फैक्ट्स मैं बताता हूँ वो आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक, फर्जी की कोई बातें नहीं बताऊंगा कहानी। ठीक, केवल काम की बातें जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में फिर से पूछी जाएंगी। तो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज द न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड इन यूपी? इटावा, नरौरा, गाजीपुर या बाराबंकी? तो ये देखिए है उत्तर प्रदेश का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, जो कि कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में। नरौरा बुलंदशहर, बुलंदशहर। ठीक, तो के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे राज्य यूपी का। ठीक है, भारत में इस समय 8 या 9 ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें से एक है हमारे राज्य यूपी में। कहाँ पे? नौरा बुलंदशहर में। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी इस समय है 440 मेगावाट। ठीक,
और ये शुरू किया गया था 1991 में। एक एग्जाम में पूछ दिया गया था कि जो यूपी का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है कब स्टार्ट किया गया था, कब? 1991 में, ठीक। इसको ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई, मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही इसका संचालन करता है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपेसिटी है 440, तो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1991 में और इसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई, ठीक। तो ये अदर फैक्ट्स भी है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी कहानी नहीं पढ़ूंगा, केवल वही फैक्ट्स जो एग्जाम से पूछे जाएंगे, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में फुर्ती, यानी कि इसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित है। एक पॉटरी क्लस्टर की स्थापना की गई है इस फुर्ती स्कीम के तहत। ये यूपी के किस सिटी में स्टैब्लिश की गई है? अमेठी में, वाराणसी में, आगरा में या कानपुर में? तो इसका सही आंसर होगा क्या? वाराणसी। तो देखिए क्या हुआ था कि स्फूर्ति स्कीम जो है ना, का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मतलब परंपरागत जो उद्योग थे उनको जनरेट करने के लिए, फिर से उनको रिज्यूविनेट करने के लिए स्फूर्ति स्कीम लाई गई। तो लाई कब गई? ये लाई गई थी सन 2005 में। किसके द्वारा लाई गई? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नाम की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लाई गई। 2005 में एमएसएमई के द्वारा लाई गई फुर्ती स्कीम, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिजुविनेट करने के लिए, ठीक। का लक्ष्य था कि जो परंपरागत उद्योग है, परंपरागत उद्योग जो है उनको फिर से क्या किया जाए, उनका उत्पादन बढ़ाया जाए, उसको लाभदायक बनाया जाए, ठीक है, के लिए लाया गया था इस फुर्ती स्कीम, ठीक। और इसके तहत यूपी में जो वाराणसी जो है ना, वहां पर एक पॉटरी क्लस्टर की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। पॉटरी क्लस्टर बनाया गया था, ठीक। कुंभकार क्लस्टर इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक। यही है इसका लोगो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी में भी एक दो क्वेश्चन हर सेट में करंट के आ जा रहे हैं, जो कि यूपी के ही करंट है, ठीक है। तो एक सेट में एक ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यूपी के करंट को पढ़ने के लिए, ठीक। आप स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कीजिए। करंट का एक क्वेश्चन आप नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे तो कोई भी बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। और हो सकेगा तो मैं आगे चल के आपके लिए करंट की भी क्लासेस ले लूंगा यूपी की, तो वो भी आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1553 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद, फिल इन द ब्लैंक्स ने किया। किसने किया था? नाम बदल दिया था। तो चेंज द नेम ऑफ प्रयाग टू इलाहाबाद इन 1583 एडी, ठीक। तो किस शासक ने नाम बदल दिया था? अकबर ने। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था 1583 में, ठीक। अब प्रेजेंट में क्या हुआ है कि 2018 में, ठीक, 2018 में जो यूपी गवर्नमेंट ने थी ना, यूपी गवर्नमेंट ने नाम इलाहाबाद का वापस बदल के क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकबर ने, ठीक, 1583 में नाम बदल के कर दिया प्रयाग। बाद में क्या हुआ कि 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने वापस नाम बदल के कर दिया प्रयागराज, ठीक। ये आप याद रखिए किसने किया? पहले अकबर ने किया। कब किया? 1583 में। बाद में कब नाम बदला गया? 2018 में। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक। इसीलिए ऐसे फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप ये याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, 2021 का करंट का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया था कि मथुरा वृंदावन में नगर निगम में कितने नए वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया? तो उस समय के हिसाब से आंसर था 22, ठीक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत कुछ समझाने लायक नहीं होता है, ठीक है। और ये उस समय के हिसाब से इम्पोर्टेंट था, आज ये बहुत मतलब का क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? सहारनपुर इज फेमस फॉर कांच की चूड़ियों के लिए, पंचकूरा खिलौनों के लिए, मीनाकारी के लिए या अस्थि उत्कीर्तन के लिए, बोन कार्विंग के लिए, ठीक।
तो जो सहारनपुर है ना, वो फेमस न तो कांच की चूड़ियों के लिए है, पंचकुरा खिलौनों के लिए जाना जाता है, मीनाकारी नहीं, मीनाकारी का मतलब होता है कि पेंटिंग करना, जो भी मेटल के यूटेंसिल्स होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको पेंट करना अलग अलग कलर से सुंदर बनाना, उसी को कहते हैं मीनाकारी। ये नहीं होता। बोन कार्विंग के लिए नहीं जाना जाता। वो किस लिए जाना जाता है? वुडन कार्विंग के लिए, ठीक। मतलब ये जो लकड़ी के जो ढांचे होते हैं उनकी ये नक्काशियां बनाना, ठीक, वुडन कार्विंग के लिए। और एक और चीज किया जाता है पंचकुरा खिलौने, तो वो खिलौने जो लकड़ी से तैयार किए जाते हैं उनके लिए भी जाना जाता है सहारनपुर, ठीक। तो मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो अ, जिले हैं और उनसे संबंधित जो फैक्ट्स है मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे। एक सेकेंड। ये देखिए, मैंने अलग अलग जगहों से इसे कलेक्ट किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट है मैं केवल वही बताऊंगा आपको, बाकी कोई भी कहानी नहीं, ठीक। आगरा और कानपुर, यहाँ एक लिख लीजिएगा कानपुर। आगरा और कानपुर चमड़े के उत्पादों के लिए फेमस है, ठीक। अलीगढ़ का आपने नाम सुना होगा, ताले के लिए जाना जाता है। बरेली फेमस है माचिस उद्योग और फर्नीचर के लिए। भदोही जाना जाता है कालीन या दरी के लिए। वहीं बुलंदशहर ये सिरेमिक उत्पादों के लिए जाना जाता है। सिरेमिक उत्पाद होते हैं मतलब एक तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक। मेरठ जो है वो खेल के सामानों के लिए आता है। और कन्नौज फेमस है इत्र और सुगंध के लिए। तो ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो शहर हैं और उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे एक जगह मैंने कंपाइल की है ताकि आपको अदर्स एग्जाम में भी काम आई है, ठीक। जरूरी नहीं कि बस केवल सहारनपुर को मैंने बता के छोड़ दिया हो, ठीक। अब आगे याद रखिएगा, सहारनपुर किस लिए फेमस है? पंचकुरा खिलौनों के लिए है और वुडन कार्विंग के लिए फेमस है, ठीक। इसी तरह मैं आपको आगे भी हर एक एक क्वेश्चन के बारे में बताता रहूंगा डिटेल में, तो आपको आगे भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सावन मास में किस प्रसिद्ध लोक संगीत को गाया जाता है? द फेमस फोक सॉन्ग इज sung ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन। सावन में क्या गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। द राइट ऑप्शन विल बी सी। तो कुछ फेमस जो लोकगीत हैं यूपी के वो ये हैं, ठीक है। ये किस क्षेत्र में गाए जाते हैं और कब गाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कजरी है, ये पूर्वांचल के क्षेत्र में जाता है, गाया जाता है, ठीक। यूपी में पूर्वांचल में आता है, वाराणसी, मिर्जापुर और जौनपुर जैसा एरिया, ठीक। तो सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है कजरी। वही जो सोहर है ये लगभग पूरे यूपी में गाया जाता है लेकिन विशेषकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में, ठीक। यह लोकगीत जन्मोत्सव के समय गाया जाता है, विशेष रूप से बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर घर में क्या गाया जाता है? सोहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक। फिर आता है बिरहा। बिरहा पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ठीक। यह लोकगीत अलगाव और दुख को व्यक्त करता है, ठीक। तो बिरहा, लोग कहते हैं ना बिरहा, ये बिरहा गा रहे हैं। बिरहा किस लिए होता है? ये दुख को बताता है, अलगाव और दुख को बताने के लिए होता है बिरहा। आल्हा, आल्हा जो गाना होता है ये बुंदेलखंड में लोग लोकगीत गाते हैं। ये आल्हा उदल की जो वीर गाथाएं होती हैं उन्हें बताने के लिए होता है। तो वीर गाथाओं को बताने के लिए आल्हा जो लोकगीत है वो गाया जाता है बुंदेलखंडी क्षेत्र में, ठीक। तो ये कुछ चार प्रमुख लोकगीत और उनसे संबंधित क्षेत्र कब गाए जाते हैं आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी मैं यहाँ कंपाइल करके उन्हें लेके आया हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, क्या नाम है? गिरिजा देवी किस संगीत घराने से संबंध रखती हैं? द फेमस ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी वॉज एसोसिएटेड विद विच घराना? तो ये है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। अब इनका निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस घराने से है ये पूछा जा रहा है। तो इनका संबंध है बनारस के घराने से, ठीक? तो बनारस के घराने से और भी बहुत सारे फेमस कलाकार मिले हैं हमारे देश को, तो हम कुछ उनके भी नाम जान लेते हैं, ठीक। तो बनारस का जो घराना है यह अपने गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर इस घराने के गायक ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ख्याल गायकी का संबंध किससे है? बनारस घराने से है।
इसके साथ ही बनारस घराने के तबला वादकों की भी अपनी एक स्वतंत्र शैली रही है। बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ठाकुर जयदेव सिंह का संबंध किससे है? बनारस घराने से है। ठीक। अब बनारस घराने के कुछ प्रमुख जो व्यक्ति रहे हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। जैसे एक छन्नू लाल मिश्र है, ठीक, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, देखिए गिरजा देवी का ही नाम पूछा गया है, किशन महाराज, उदयी महाराज, ठीक, फिर मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, इन लोग का संबंध किससे है? बनारस के घराने से है। ठीक। और बनारस घराना अपनी ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। ठीक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी बातें इंपॉर्टेंट है केवल वही बातें डिस्कस करेंगे। ठीक। और उसके अगल बगल के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी बताएंगे, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहे। ठीक। बार बार उन्हीं को बताते रहेंगे, आपको रट जाए एक चीज, जैसे कि मैंने पॉलिटी की सीरीज में किया था। तो 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई? वेयर वॉज द फर्स्ट पेपर मिल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टैब्लिश इन 1879? ठीक। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली पेपर मिल थी वो लखनऊ में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक। प्रथम पेपर मिल यूपी में कहाँ स्टैब्लिश की गई, कहाँ पर की गई? लखनऊ में की गई। ठीक। तो एक बात आप समझ लीजिए कि भारत में, इंडिया में, ठीक है, सबसे पहले जो पेपर मिल स्टैब्लिश की गई थी वो 1867 में की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। तो वो भी कोलकाता में बल्लीगंज करके एक जगह थी, बल्लीगंज। ठीक। यहाँ पर सबसे पहले पेपर मिल स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी भारत में। फिर बाद में सेकंड नंबर पे यूपी में स्टैब्लिश की गई, कब? 1879 में। कहाँ पर? लखनऊ में। अब ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये भी हो गए, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? अब देखिए थोड़ा सा ये जो का हिंदी ट्रांसलेशन है ये उतना सही नहीं है कि ज्यादा जगह मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन नियर मेरठ, लखनऊ, कानपुर या ग्रेटर नोएडा। तो द राइट ऑप्शन विल बी ग्रेटर नोएडा। तो भारत का सबसे जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ना, वो यूपी के ग्रेटर नोएडा के पास ही स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक। वो हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है इस समय, उसकी एक महत्वाकांक्षी स्कीम है एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टैब्लिश करने की। ठीक। तो इस प्रकार से आज हमने